नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने छत्तीसगढ़ के धरातलीय स्वरूप को पढ़ा था और आज आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग को पढ़ने वाले हैं। भौतिक विभाग अर्थात प्राकृतिक प्रदेशों को पढ़ने वाले हैं। प्राकृतिक प्रदेश क्षेत्र का अर्थ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से है जिससे उसकी फिजिकल विशेषताओं और जमीन की विशेष बनावट से पहचाना जाता है। हाँ, विशेष बनावट कहने का मतलब मैदान है, पठार है, पाट है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक प्रदेश से तात्पर्य उस क्षेत्र के उच्चावत संरचना, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति के आधार पर विभाजन से है ना। उस क्षेत्र विशेष की ऊंचाई में अंतर हो सकता है, भिन्नता हो सकती है, जलवायु अलग हो सकती है, मिट्टी कुछ अलग प्रकार की हो सकती है और पाई जाने वाली वनस्पति भी अलग हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मिट्टी, जलवायु, उच्चावत संरचना अलग होगी तो वहाँ पाए जाने वाले वनस्पति भी अलग हो सकते हैं। जैसे जसपुर एरिया जो है वो पाट प्रदेश है, वहाँ बागानी फसल पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीढ़ी नुमा संरचना है। जो अपेक्षाकृत हमने पढ़ा था, पठार से तीव्र ढाल होती है और सीढ़ी नुमा संरचना होती है, जहाँ लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जो फसल के लिए उपयोगी नहीं है। किस फसल के लिए? ये जो धान है, कोदो, कुटकी, ये सब चीज़ें फसल के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन बागानी फसल जैसे चाय, लीची, आलू, इन सब के लिए उपयुक्त है। छत्तीसगढ़ में धरातलीय संरचना तथा जलवायु जैसे कारकों में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। ऊपर देखें तो हम पाट प्रदेश, पठार प्रदेश, पहाड़ी को देखते हैं, बीच वाला भाग मैदानी इलाका है और दक्षिण जो है दंडकारण्य का भाग जो है हम किसके रूप में देखते हैं? सघन वन के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाग को जहाँ बात करें तो मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांट कर देखा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। मैं आपको टोटली हैंड रिटन पढ़ाने का कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी थोड़ा बहुत लेट लतीफ़ हो जाता है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अधिक से अधिक आप लोग देखिए तो उसमें क्या है कि एक मोटिवेशन भी आता है। ठीक है, सबसे पहला प्राकृतिक प्रदेश है छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है, ये कितने क्षेत्रफल में फैला है? ये फैला है आपका 68,064 किलोमीटर स्क्वायर। इसको सेम वे में याद रखिएगा, जल्दी याद होता है। कितने प्रतिशत एरिया में फैला है? 50.34% एरिया में फैला हुआ है। दूसरा भाग दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार कितने क्षेत्रफल में फैला है? क्षेत्रफल की बात करें तो 39,060 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंटेज की बात करें तो 28.91। ठीक है, इसके बाद है पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेलखंड का पठार कितने क्षेत्रफल में फैला है? यह आपका क्षेत्रफल में फैला है 21,863 किलोमीटर स्क्वायर। परसेंटेज एरिया की बात करें तो 16.16% एरिया में जो है इसका विस्तार है। ठीक है, चौथा आपका प्राकृतिक प्रदेश है जसपुर सामरी पाट। ये प्राकृतिक प्रदेशों में सबसे ऊंचा है, 6208 किलोमीटर स्क्वायर और परसेंटेज एरिया की बात करें तो 4.59% एरिया में आपका फैला हुआ है।
ठीक है। तो ये तो हो गया छत्तीसगढ़ के 4 प्राकृतिक प्रदेश, उनका क्षेत्रफल और उनका प्रतिशत आधार पर विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार को हम सबसे पहले समझते हैं कि कितने एरिया में फैला हुआ है, इसकी स्थिति एवं विस्तार, भूगर्भिक संरचना, धरातलीय संरचना, अपवाह तंत्र और इसके प्रमुख उपविभाजन को। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एक छोटे से नक्शे के माध्यम से। कलर चेंज करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा है और इसमें ये वाला इलाका सोहागपुर बेसिन, पहले विभाजन कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह से इसका विभाजन है और ये आपका यहाँ से ऐसे करके ऐसे। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा बेसिन इसके अंतर्गत है, मतलब विभाजन इसका मानचित्र के आधार पर देख ले रहे हैं हम एक बार पहले, उसके बाद फिर इसका अवस्थिति विस्तार, धरातलीय संरचना, सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये वाला इलाका आपका हो गया सुहागपुर बेसिन। ठीक है, ये हो गया आपका कन्हार बेसिन। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी। ये वाला हो गया आपका हसदेव रामपुर बेसिन। और ये वाला आपका हो गया रिहंद बेसिन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार है, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इसका विभाजन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक फ्रेश पेज पर चलते हैं। अच्छा, पूर्वी बघेलखंड का पठार पढ़ रहे हैं तो फिर इसको वहीं ले चलते हैं अपन। ये सारा पीडीएफ भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, यदि आपको आवश्यकता हो तो बताइएगा। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड जो है राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, और ये पूर्वी बघेलखंड नाम इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो बघेलखंड का पठार है उसका यह पूर्वी भाग है। ठीक है, आगे हम स्थिति एवं विस्तार को देखते हैं। स्थिति एवं विस्तार, सबसे पहले जानते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल है 21,863 किलोमीटर स्क्वायर, 16.16% भाग में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत जिलों की बात करें तो आपका कोरिया, सूरजपुर,
बलरामपुर बलरामपुर में कुसमी और सामरी तहसील को छोड़कर, और सरगुजा सरगुजा में कौन कौन सा तहसील बच जाएगा? मैनपाट और सीतापुर। ठीक है, कितने से कितने? 23:41 से 24:05 उत्तरी अक्षांश में, और 80:15 से 83:35 पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, इसका विस्तार इतना से इतना तक है। एक मिनट का समय दीजिएगा। भूगर्भिक संरचना की बात करते हैं कि इसमें किस प्रकार की भूगर्भिक संरचना पाई जाती है, अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। भूगर्भिक अर्थात भूमि के गर्भ में भूगर्भिक संरचना। ठीक है, इस क्षेत्र में प्रमुखतया देखें गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है। गोंडवाना सेल समूह क्या है? जीवाश्म युक्त है, और जीवाश्म युक्त होने के कारण इसमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य खनिज क्या मिलेगा? मुख्य खनिज आपका मिलेगा कोयला। ठीक है, काला हीरा भी जिसे कहते हैं। अब देखते हैं मिट्टी कैसी मिलती है। मिट्टी की बात करें तो यहाँ लाल पीली मिट्टी मिलेगी। लाल पीली, लाल क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड है, और फेरस ऑक्साइड किसका प्रमाण है? लोहे का प्रमाण है। ठीक है, कृषि की बात करें तो इसमें धान, मक्का आदि की फसलें होती हैं, और इस वाले भाग में मुख्यतः सालवन पाए जाते हैं। ठीक है, सालवन पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई भूगर्भिक संरचना, और भूगर्भिक संरचना के कारण पाए जाने वाले वनस्पति और यहाँ किए जाने वाले फसल। ठीक है, लिए जाने वाले फसल। धरातलीय संरचना की बात करें तो 400 से 600 मीटर ऊंचा है, और अधिकांश नदियां जैसे रिहंद, बनास, गोपद उत्तर की ओर बहकर सोनगंगा अपवाह तंत्र में मिल जाती हैं, और कुछ नदी जैसे हसदेव है दक्षिण की ओर बहकर महानदी अपवाह तंत्र में मिलती है। ठीक है, आइए अपवाह तंत्र को देख लेते हैं। ढाल कैसा है इसका? उत्तर की ओर। इसमें मुख्यतः जो है 2 अपवाह तंत्र जुड़ी हुई है। कौन कौन सी? एक तो है सोनगंगा अपवाह तंत्र, सोनगंगा अपवाह तंत्र, जिसमें कौन कौन सी नदी आती हैं? बनास, गोपंत, रिहंद, बनास, गोपद हो गया, रिहंद हो गया, और दूसरी है महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, और इसमें कौन सी नदी आएगी? इसमें आएगी हसदेव नदी। ठीक है, ये तो हो गया इसका स्थिति विस्तार, भूगर्भिक संरचना और अपवाह तंत्र। अब देखते हैं इसका उपविभाजन, है ना। उपविभाजन के अंतर्गत हम प्रमुख पहाड़ी पठार को हम देखने वाले हैं। सब डाइवर्सिफिकेशन, प्रमुख उपविभाजन। प्रमुख उपविभाजन के तहत हम चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी सबसे पहले नंबर पे है। चांग बखार
देवगढ़ की चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, इसको हमने पीछे भी पढ़ा है लेकिन एक बार और देख लेते हैं। कहाँ कहाँ फैली है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर। ठीक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देवगढ़। कितनी ऊंचाई है? 1033 मीटर। ठीक है। पूर्वी बघेलखंड का सबसे ऊंचा भाग है। इस क्षेत्र में कोयला तथा बेरिल पाई जाती है। और देवगढ़ की पहाड़ी का उत्तरी हिस्सा, ठीक है, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। उत्तरी हिस्सा बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है। आगे देखते हैं। कैमूर पहाड़ी। कैमूर पहाड़ी हमने कहाँ देखा था? कैमूर पहाड़ी हमने देखा था MCB, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और कोरिया जिला में। ठीक है। यहाँ से किस नदी का उद्गम देखा था हमने? हसदेव नदी का उद्गम देखा था। और किसका भाग था यह? विंध्याचल श्रेणी का भाग था। तीसरा इसका उपविभाजन है मांझ टोली की पहाड़ी। मांझ टोली की पहाड़ी। ठीक है। विस्तार इसका कहाँ है? भरतपुर तहसील। भरतपुर तहसील कहाँ है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। ठीक है। अगला भी उपविभाजन था सोनहट का पठार। सोनहट का पठार। ठीक है। विस्तार कहाँ पर है इसका? कोरिया जिला में। और यहाँ से निकलती है गोपद नदी। ओके। अगला है बालम पहाड़। ठीक है। बालम पहाड़ कहाँ पर है? ये भी है आपका कोरिया में। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से कोई नदी नहीं निकलती, बल्कि ये जगह जो है कर्क रेखा तथा IST के कटान बिंदु पर है। ठीक है। अगला है सीता लेखनी की पहाड़ी। कल हमने पढ़ा था सीता लेखनी नाम के पीछे क्या तथ्य है, पिछले क्लास में, कल कह देता हूँ। सीता लेखनी की पहाड़ी। विस्तार इसका है कहाँ? सूरजपुर जिला में। और यहाँ क्या स्थित है? कुदरगढ़ी मंदिर, बागेश्वरी माता का मंदिर है। कुदरगढ़ी मंदिर। ठीक है। तो पूर्वी बघेलखंड का ये हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं उपविभाजन। और इसमें 2-3 चीज़ें और पढ़ लेते हैं। 2 पहाड़ और है, फिर प्रमुख बेसिन को देखेंगे, फिर हम लोग का जो है पूर्वी बघेलखंड का पठार खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगला है आपका चैता पहाड़। चैता पहाड़ कहाँ पर है? बलरामपुर में है। बलरामपुर। और यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है? ओम नमो विश्वकर्माय लिखा एक यहाँ पर अभिलेख मिलता है। ठीक है। अगला है आपका रामगढ़ की पहाड़ी। ये आपका इम्पोर्टेंट है, रामगढ़ की पहाड़ी।
रामगढ़ की पहाड़ी का विस्तार देखें तो उदयपुर में है। उदयपुर कहाँ पड़ता है? सरगुजा जिला में पड़ता है। ठीक है, और ये सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है। इसके अलावा इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है कर्नल आउसले। ठीक है, प्रमुख गुफाओं के अंतर्गत हमने 7 गुफाओं को पढ़ा है पीछे के क्लास में, जिनमें से कौन कौन से है? सीता बेंगरा, जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा, हाथी खो, वशिष्ठ गुफा, दुर्गा गुफा और चंदन गुफा। ठीक है, विशेष तथ्य के बारे में बात करते हैं। सीता बेंगरा की गुफा, सीता बेंगरा की गुफा सभी तो विशेष नहीं है, लेकिन जो विशेष है तो क्यों विशेष है ये देख लेते हैं। प्राचीनतम नाट्यशाला है, इसके अलावा इसे सरगुजा का अजंता कहा जाता है, सरगुजा का अजंता। ठीक है, अगली गुफा है जोगीमारा की गुफा, जोगीमारा की गुफा। इसे और क्या नाम से जानते हैं हम? इसको हम जानते हैं वरुण मंदिर के नाम से। ठीक है, यहाँ से मौर्यकालीन लेख मिले हैं। मौर्यकालीन लेखों के साथ साथ यहाँ की दीवारों पर देवदासी सुतनुका और काशी के कलाकार देवदत्त के प्रेम गाथा का वर्णन मिलता है। देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रेम गाथा। ठीक है, अगला स्थान है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो महाकवि कालिदास जी जो हैं, इनके बारे में एक प्रसिद्ध घटना ये है कि जिस पेड़ पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। महाकवि कालिदास रचित मेघदूतम की रचना जो है रामगढ़ की पहाड़ी में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, प्राचीन थिएटर के अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं, प्राचीन थिएटर के अवशेष यहाँ से देखने को मिलते हैं। और जब हम मेघदूतम पढ़ रहे हैं तो इसका छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसने किया था? अनुवाद जो है पंडित मुकुटधर पांडेय ने किया था, पंडित मुकुटधर पांडेय ने किया था। ठीक है, और प्रतिवर्ष आषाढ़ महीने में रामगढ़ महोत्सव का आयोजन होता है। आषाढ़ महीने में रामगढ़ महोत्सव। ठीक है, तो ये हमने जाना क्या? ये हमने जाना रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर सरगुजा में, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है। कर्नल आउसले ने इसकी खोज की। 7 गुफाएं इसके अंतर्गत हैं और उसमें सबसे विशेष गुफा है सीता बेंगरा की गुफा, प्राचीनतम नाट्यशाला है, सरगुजा की जनता कहा जाता है, जोगीमारा की गुफा जिसे हम वरुण मंदिर के नाम से जानते हैं, मौर्यकालीन लेख मिले हैं, देवदासी सुतनुका और देवदत्त की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, रामगढ़ की पहाड़ी जहाँ कालिदास ने मेघदूतम की रचना की, सबसे प्राचीनतम थिएटर के नाम से हमें इसे भी जाना जाता है। मेघदूतम की अनुवाद छत्तीसगढ़ी में पंडित जो मुकुटधर पांडे जी ने की है और यहाँ पर आषाढ़ महीने में रामगढ़ महोत्सव का आयोजन होता है। अब देखते हैं पूर्वी बघेलखंड के अंतर्गत आने वाले प्रमुख बेसिन को।
ठीक है। सबसे पहला बेसिन हो जाएगा आपका रिहन बेसिन। ठीक है, रिहन बेसिन राज्य के उत्तरी भाग में है। कौन से जिले में पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका वाड्रफ नगर। वाड्रफ नगर कहाँ है? बलरामपुर। ठीक है, रिहन बेसिन का निर्माण जो है रिहन तथा उसके सहायक नदियों से हुआ है ना। ऑब्वियस सी बात है कि नदी के द्वारा ही उस बेसिन का निर्माण होगा। बेसिन अर्थात वो इलाका जहाँ पर घूम फिर के पानी उस जगह पर आता है। ये वही बेसिन के समान है जो आपको देखने को मिलता है आपके किचन में, है ना, जहाँ पर हम बर्तन धोते हैं। यदि हम आसपास के एरिया में भी पानी उड़ेलते हैं तो अंत में जाकर वह कहाँ समाहित हो जाता है? बीच वाले हिस्से में। ठीक है, तो रिहन नदी तथा उसकी सहायक नदी द्वारा जो है रिहन बेसिन का निर्माण हुआ है। और रिहन नदी का उद्गम देखें तो सरगुजा, रिहंद नदी का उद्गम कहाँ कहाँ से हुआ है? सरगुजा के छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से हुआ है। छुरी मतिरंगा की पहाड़ी से आपका हुआ है। ठीक है, और रिहन बेसिन को जो है एक और नाम से जाना जाता है, क्या? सिंगरौली बेसिन। सिंगरौली बेसिन। ठीक है, ये तो हो गया रिहन बेसिन। अगला बेसिन है आपका कन्हार बेसिन। ठीक है, रिहन बेसिन उत्तरी भाग में था। कन्हार कौन से भाग में है? उत्तर पूर्व भाग में है। विस्तार इसका कहाँ पर है? रामानुजगंज में है। रामानुजगंज कहाँ पड़ता है आपका? बलरामपुर में पड़ता है। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने रिहंद और उसके सहायक नदी द्वारा किसका निर्माण हुआ है? रिहंद बेसिन का। उसी प्रकार से कन्हार और उसके सहायक नदी द्वारा किसका निर्माण हुआ होगा? कन्हार बेसिन का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है ये देख लेते हैं। कन्हार नदी का उद्गम जो है पंडरापाट के बखोना चोटी से हुआ है। पंडरापाट के बखोना चोटी। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बगीचा तहसील। और बगीचा तहसील कहाँ पड़ता है? ये जी पड़ता है जसपुर में। ठीक है, अगला बेसिन है आपका सरगुजा बेसिन। ठीक है, सरगुजा बेसिन का विस्तार की बात करें तो विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है? विस्तार मुख्यतः कहाँ है? सरगुजा में ही, नाम से स्पष्ट है। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? गोंडवाना शैल समूह। गोंडवाना में क्या मिलता है? कोयला मिलता है। अगला बेसिन है आपका हसदेव रामपुर बेसिन। हसदेव रामपुर बेसिन। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है? ये फैला है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जीपीएम और कोरबा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कोयला। कोरबा का नाम आ गया, वहाँ तो कोयला मिलना ही मिलना है। ठीक है, इसके अलावा बारधी आपका भी नोट कर लेंगे। बारधी
अंधारी, बार्थी, अंधारी, बिसोरी और सोटी नदियां जो है पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। कौन कौन सी? बारधी, अंधारी, बिसोर, सोटी नदियां जो है, सोटी नदियां आपकी पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है, पूर्वी बघेलखंड पठार का हिस्सा है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नदियां नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसे हमें याद रखना होगा, क्योंकि परीक्षक इसके बारे में सोच सकता है और कभी भी परीक्षक द्वारा परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हमें माइनर से माइनर पॉइंट को भी नहीं छोड़ना है, यह हमेशा आप परीक्षा में ध्यान रखिएगा, क्योंकि परीक्षा का नाम ही है पर की इच्छा दूसरे की इच्छा। ठीक है, तो ये हमने पूर्वी बघेलखंड पठार को पढ़ा है। 4 प्राकृतिक प्रदेशों में पूर्वी बघेलखंड का पठार 21,863 किलोमीटर में फैला हुआ है। 16.16% का हिस्सा पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत अपने में समाहित रखता है। इसके अंतर्गत पाए जाने वाले भूगर्भिक संरचना, अपवाह तंत्र, प्रमुख उपविभाजनों के अंतर्गत चांग बखार, देवगढ़ की पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, मांझटोली की पहाड़ी, सोनहट का पठार, बालम का पठार, सीतागो लेखनी की पहाड़ी, चैता पहाड़, रामगढ़ की पहाड़ी को हमने देखा। प्रमुख बेसिनों के अंतर्गत रिहंद, कन्हार, सरगुजा, हसदेव रामपुर बेसिन को हमने देखा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार। नेक्स्ट क्लास में हम पाट प्रदेश या जसपुर सामरी पाट प्रदेश को देखेंगे, समझेंगे उसके स्थिति एवं विस्तार को, धरातलीय संरचना को, अपवाह तंत्र को, इसके अलावा वहाँ पाए जाने वाले प्रमुख पाट को अर्थात विभाजन देखेंगे कि कौन कौन से पाट इसके अंतर्गत आते हैं, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कौन कौन सी प्रमुखतया फसलें यहाँ की जाती हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम गहन अध्ययन करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बताएं मुझे कि आपको क्या अच्छा लगा, और ये भी बताएं कुछ अच्छा नहीं लगा तो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, हैव अ गुड डे।